गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, और आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, बिल्कुल आखिरी टॉपिक। ठीक है, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आखिरी जो टॉपिक है उसका नाम है बीजीय सर्वसमीका 3। हमने पहली सर्वसमीका पढ़ ली है, दूसरी पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी सर्वसमीका। तो ये किस तरह की होती है? तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। पहली सर्वसमीका में दो संख्याएं आपस में जमा होती थी और उनका स्क्वायर हो रहा होता था। दूसरी सर्वसमीका में दो संख्याएं आपस में माइनस हो रही होती थी, उनका स्क्वायर हो रहा होता था। लेकिन अब क्या हो गया? तो एक ब्रैकेट में हो रहा है जमा, तो दूसरे ब्रैकेट में हो रहा है माइनस। ना तो पूरी तरह जमा है, ना तो पूरी तरह माइनस है। अगर पूरी तरह जमा हो, स्क्वायर हो, तो पहली सर्वसमीका यूज करनी है। अगर पूरी तरह से माइनस हो और स्क्वायर हो तो दूसरी यूज करनी है। जब एक में जमा का निशान आ गया, एक में माइनस का निशान आ गया, तो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी तीसरी सर्वसमीका, जो कि बहुत ही आसान है। वो सिर्फ कहती है क्या करो, पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, दूसरी संख्या का वर्ग कर दो और बीच में माइनस का निशान लगा दो। अब बीच में माइनस का निशान ही क्यों आ रहा है, जमा का निशान क्यों नहीं आ रहा? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी कि इसके पास जमा का निशान है, इसके पास माइनस का निशान है, प्लस माइनस क्या बनता है मिलकर के? तो इसकी मदद से हमने सीखा, इसकी मदद से हमने ये चीज याद रखी कि बीच में माइनस का ही निशान आएगा। पहली संख्या का स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, बीच में लगा दो माइनस, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ सवाल। मान लीजिए आपका सवाल कुछ इस तरह का है, 2a जमा 4b। ठीक है, 2a जमा 4b एक ब्रैकेट में जमा हो रहे हैं और दूसरे ब्रैकेट में 2a और 4b माइनस हो रहे हैं। आपने देखा कि हमारा जो सवाल था उसकी जो शक्ल थी वो कुछ इस तरह की थी कि पहले में दो चीजें आपस में जमा हो रही हैं, दूसरे में वही दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं। अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है तो उत्तर कैसा होगा, बताएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह का उत्तर होगा। तो अब यहां से हमने ये पता करना है कि ए की जगह पे क्या लिखा जाए और बी की जगह पे क्या लिखा जाए। तो बताइए, ए की जगह पे कौन और बी की जगह पे कौन? ए की जगह पे 2 है जी, ए और बी की जगह पे 4b। तो यहां से इसको उठाओ और यहाँ पे भर दो। ए का स्क्वायर करना है, मतलब कि 2a का स्क्वायर करना है, 2a लिखो और बिल्कुल ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि हमें पता है अगर एक से ज्यादा चीजें होती है तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तभी हमें समझ आता है कि ये जो 2 है ये इसका भी है और इसका भी है। तो हमेशा क्या करो, ब्रैकेट में डाल के हमने हमेशा स्क्वायर या कोई भी घात हो ऐसे लगानी होती है। माइनस का निशान, बी का स्क्वायर करना है, बी के पास भी दो चीजें हैं, 4 भी है, बी भी है, तो इसका भी हम करेंगे ब्रैकेट लगा के ही घात लगाएंगे। तो कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है। अब सॉल्व करो तो हमें दिख रहा है कि ये जो घात में 2 है ये इसकी भी है, इसकी भी है, तो इनको अलग अलग घात दे दो। 2 को इसकी घात दे दी 2, ए को इसकी घात दे दी 2, बीच में लगा दिया माइनस का निशान। 4 को इसकी अलग घात दे दी 2, बी को इसकी अलग घात दे दी 2। और यहाँ पर देखें तो सॉल्व कीजिए, 2 की घात 2 है, कितना आएगा? 4। आगे ए स्क्वायर मैम। तो देखिए अभी आपने चैट में बेटा ए लिख दिया है, उसको स्क्वायर करें। ठीक है, और माइनस का 16 बी स्क्वायर। बस ये था, सिंपल। ऐसे आपने इस सर्वसमीका को इस्तेमाल करना है। चलो, तो अभी अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि अभी तो हमने ए और बी में इसको पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x जमा में y ब्रैकेट x माइनस में y, तो इसको आप कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, सिंपल। तो बस अगर मैं इसके अल्फाबेट बदल दूं, इंग्लिश की चीजें बदल दूं, तो भी आपको आना चाहिए इसे लिखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एस जमा वी एस माइनस वी, तो बताइए कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में,
और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर आपको जो है वो कोई ऐसा सवाल दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसको हल करने के लिए उपयुक्त सर्व समीका बताओ। हमें दिख रहा है कि सब कुछ पी पी है, पी देखो यहाँ पे भी पी, सब में पी और क्यू है। तो ये है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपने बताना है इसको हल करने के लिए आप कौन सी सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे। इसको हल नहीं करना है, बस इतना बताना है कौन सी सर्व समीका यूज करोगे, और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको भी नजर आने वाला है। मैम पोल ऑन कर दो। पोल ऑन है बेटा, ध्यान से देखिए। दे दिया मैम। ओके, जिन्होंने दे दे दिया वो दिया। हैंड कर सकते हैं। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही बताना है कि कौन सी सर्व समीका आप इसमें यूज करोगे। अगर पहली चीज को हम पी स्क्वायर मान ले, दूसरी चीज को हम क्यू स्क्वायर मान ले, और बीच में अगर माइनस का निशान लगा दें, तो कौन सी सर्व समीका की मदद से आप इसको हल कर पाओगे। पहले का भी स्क्वायर जब होता है, दूसरे का भी स्क्वायर जब होता है, और बीच में जब माइनस का निशान लगता है, तो कौन सी सर्व समीका यूज होती है, बस इतना आपने बताना है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करें, ठीक है। मनीषा, कंचन, मनीषा, खुशी, मुस्कान, नेहा, अंजू, सीमा, सकीना, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। दिया ने भी आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दें। रजनी, वर्षा, सिमरन, रुचिका, टीना, कोमल, सपना एंड स्वीटी, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। इस क्वेश्चन को बस देखना ही था और अपना आंसर देना था, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताना है किस सर्व समीका से आप इसको सॉल्व करेंगे। संजय बेटा आप कुछ कह रहे हैं? तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 18 बच्चे, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों फटाफट से अपना आंसर कर दीजिए। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपने स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो बस ये था इसमें कि इसको हमने सॉल्व नहीं करना था, इतना ही बताना था कि कौन सी सर्व समीका इस पे सूट करेगी। तो जब होता था पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, ऐसा हम कब करते थे, जब ये दोनों संख्याएं एक ब्रैकेट में जमा हो रही हो
और यही दोनों संख्याएं दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रही हो, है ना। तो तब हम करते थे पहली का भी स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान। तो वैसा हमने यहाँ पर देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी बच्चों गलत है, क्योंकि ये दूसरी सर्वसमिका है जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर देखो, अगर ये सवाल ऐसे लिखा गया होता ना कि 983 माइनस 17 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिखा गया होता तो हम जरूर ऑप्शन नंबर डी को टिक करते। लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखो, इसके पास अलग स्क्वायर है, इसके पास इसका अलग स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, यहाँ पे देखो माइनस का निशान है, और ये भी होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में जमा का निशान है, ना कि माइनस का, है ना। सॉरी, माइनस का निशान है, ना कि जमा का, तो इसलिए ये भी गलत। देखो यहाँ पे माइनस था, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, कि जब p प्लस क्यू p माइनस क्यू होगा तभी जो है यहाँ पर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैम एक और पूछ लो। एक मिनट बेटा, चलो ये सभी को समझ आ गया। पहले ये बताएं कि क्यों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यस मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, आप मुझे करके बताइएगा। 3h माइनस 3q, 3h प्लस 3q, फटाफट से मुझे इसका उत्तर बताएं। अभी मैं इसमें कोई आपकी मदद नहीं करूंगी, अपने आप से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना आंसर बताएं। जैसा भी आपको ठीक लगता है। 3h² माइनस 3q²। 3q। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 3h² माइनस 3q², क्या 3 का स्क्वायर नहीं होगा? होगा मैम। उसे भी करें, उसके बाद अपना आंसर बताएं, पूरा फाइनल आंसर। 3 9h² माइनस 9q²। अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है। हमने देखा कि हमारा जो सवाल है उसकी शक्ल फिर से वही a प्लस बी a माइनस बी की तरह है। हाँ, ये बात अलग है कि माइनस वाला पहले मैंने आगे लिख दिया, माइनस 9q² है जी। हाँ ये बाद में लिख दिया, ये अलग बात है, लेकिन हम इसको ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस का b²। फटाफट से पता लगाओ, a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन। a की जगह पे है 3h, 3h। 3 की जगह पे है 3q। 3q मैम। ठीक है, हमने करना है a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करना है मतलब 3 और h दोनों का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान। b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3 और q दोनों का स्क्वायर करना है। 3 को उसका अलग स्क्वायर दे दीजिए, 3² h² माइनस 3² और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 h² माइनस 3 3 9 q²। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लें। नो मैम। नो मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन होल सेक्शन में और देखते हैं अभी कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से इसको कीजिएगा। 4p माइनस 3q, ठीक है, ये q है, इसको 9 मत समझना, मैं इसको लिख लेती हूँ ब्लैक से q पहले ब्रैकेट में। और बात करें दूसरे ब्रैकेट की, तो दूसरे ब्रैकेट में है 4p और यहाँ पर ये जमा हो रहा है 3q के साथ। पहले ब्रैकेट में दोनों माइनस हो रहे थे, दूसरे ब्रैकेट में दोनों प्लस हो रहे हैं। आपको पता है कौन सी सरल का यूज करना है, उसको यूज कीजिए। बच्चों, संख्या का भी वर्ग करना है और चर का भी वर्ग करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और आपको पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या का भी वर्ग करना है और चर का भी। तो पोल अभी के लिए ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर कर दें। हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड, आराम से कर बाकी दिया बच्चे मैम। सॉल्व करें।
हाँ, जिन बच्चों का हो गया है, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? मैम हमारा रिजल्ट नहीं भेजा। हाँ, रिजल्ट मैंने नहीं भेजा, वो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, पर मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द भेजने की, ठीक है। अच्छा अभी हाँ, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं, जैसे भी तरीका बताया गया उस तरह से, और फिर अपना आंसर अपने पोल में देना है। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, धीरे धीरे सभी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हो गया। ओके बेटा। 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 4-5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दीजिए, पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करना है, ठीक है। हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर ले। मैम आपको कोई याद कर रहा है? ऐसा होता है क्या? यस मैम। अच्छा, चलो, तो अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी 2 बच्चे रहते जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो बच्चों अपना आंसर आप पोल सेक्शन में देने की कोशिश करें। अच्छा, कौन है जो अभी तक इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके बता दीजिए। सॉल्व करे 2 मिनट। ठीक है ठीक है। और जिन्होंने आंसर कर दिया वो सभी हैंड रेज कर लीजिए। मैम हमने क्वेश्चन कर तो दिया, एक बार हमारी क्लास लेफ्ट हो गई थी जी, वो माना जाएगा जी? आपने आंसर दे दिया था बेटा? यस मैम। हाँ, तब तो आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी दीपांशु ने क्लास को लेफ्ट कर दिया, पर आंसर दिया या नहीं ये पता नहीं। अभी भी रजनी, संजू, मनीषा बच्चों आपके हैंड रेज नहीं है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। मैम हमने दे दिया। हाँ, जो बेटा दूसरे नाम से मनीषा है, हाँ उन्होंने भी हैंड रेज कर लिया है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैंने आंसर दे दिया। 2, 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं, ए के प्लेस पे कौन और बी के प्लेस पे कौन? मैम ए की प्लेस पे तो 4 30 के, बी के पे मैम 3 के। स्क्वायर नहीं बेटा, सिर्फ 4p 3q। फिर हमने करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यही हमारी सर्वसमीका होती है, जब इसमें क्या हो रहा होता है, एक चीज माइनस और एक चीज प्लस, तो हम क्या सर्वसमीका इस्तेमाल करते हैं कि पहली का भी स्क्वायर कर दो, दूसरी का भी स्क्वायर कर दो, बीच में लगा दो माइनस का निशान। तो अभी हमने यहाँ पर किया 4p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। मैंने कहा था कि जब भी दो संख्याएं एक साथ आती हैं और उनके ऊपर कोई घात होती है तो हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगा दिया है। अब इनको अलग अलग घात दे देते हैं, तो 4 को मैंने इसकी अलग घात दे दी 2, p को मैंने इसकी अलग घात दे दी 2, बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। 3 को इसकी अलग घात दे दी 2, q को इसकी अलग घात दे दी 2। और अब करते हैं इसको सॉल्व, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, आ जाएगा 4 चौक 16, ये स्क्वायर माइनस का निशान, 3 3 9 क्यू स्क्वायर।
तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है। देखते हैं कहां पर है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बीच में जमा का निशान था, इसलिए ये गलत है, क्योंकि सर्वसमिका में तो माइनस का निशान आता है बीच में। और ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि एक तो बीच में जमा का निशान है, लेकिन हमारे पास बीच में माइनस का निशान आना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने पी और क्यू का स्क्वायर तो किया, लेकिन 4 और 3 का तो वर्ग किया ही नहीं। 4 और 3 को इन्होंने 4 और 3 ही रहने दिया, जबकि 4 का भी स्क्वायर होना था, 3 का भी स्क्वायर होना था, है ना। उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कौन सी सर्वसमिका का इस्तेमाल किया है? बताएं जरा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो वाली, लेकिन उसकी तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कब यूज होती है? अगर हमारा सवाल इस रूप का, इस चेहरे का होता है, तब ये यूज होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो अभी बताएं, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ No, चुका है कि ma'am. ऑप्शन नंबर ए सही क्यों, तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीख लिया कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उसके आंसर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रूप में, या इस फॉर्मेट में। अगर हमारा क्वेश्चन इस चेहरे का हो, क्वेश्चन ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो, तो क्या उसको आप वापस से ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए अब मैंने अपना क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 100 वाई स्क्वायर। मैंने कहा इसको वापस से इस रूप में लिख के बताइए, तो क्या होगा आपका आंसर? 5x प्लस 10y ब्रैकेट 5x माइनस 10y। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो कैसे पता लगेगा हमें, तो बहुत सिंपल है। इसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी का मान निकालना है। अब यहाँ पर लिखा है 25 एक्स की घात 2, तो ये 25 एक्स की घात 2 कब बना होगा? जब हमने इस a का स्क्वायर कर दिया होगा, जब हमने a का वर्ग कर दिया, उसके बाद ये 25 और x की घात 2 बना। तो हम यहाँ पर उस चीज का पता लगाएंगे जिसकी मदद से, जिसका वर्ग करने पर ये 25 बना हो और x की घात 2 बना हो। तो बताइए किसका मैं वर्ग करूं कि 25 आ जाए? 5x। सिर्फ 25 की बात अगर मैं करूं, किसका वर्ग करूं कि 25 आए? 5 सिर्फ 5। 5 किसका वर्ग करूं कि वो एक्स स्क्वायर बन जाए? क्योंकि क्योंकि x का हम वर्ग करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर बनेगा, है ना। तो मतलब यहाँ से संख्या आ गई 5 और चर आ गया अकेला x। बात करें b की, तो किसका मैं वर्ग करूं कि वो 100 बन जाए? 10 का 10। और किसका वर्ग करूं कि y स्क्वायर बन जाए? y का मैम। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें पता है कि अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका जो बायां पक्ष होगा, जो लेफ्ट साइड होगी, वो कुछ इस तरह की रही होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी ऐसी रही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, बस a और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले ब्रैकेट में इन दोनों को आपस में कर देंगे जमा, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को आपस में कर देंगे माइनस, और हमारे पास हमारा उत्तर जो है वो आ जाएगा। सबसे जो जरूरी काम है वो यही है कि आप किस तरह से ए और बी की वैल्यू निकालोगे। तो आपने वर्ग देखना है कि किसका वर्ग किया जाए कि 25 आया, किसका वर्ग किया कि 100 आया। चर तो हमें पता है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अकेला एक्स यहाँ लिखना है, एक्स स्क्वायर मत लिखना। अगर वाई का स्क्वायर है तो अकेला वाई यहाँ लिखना है, ठीक है। तो करते हैं 2-3 से और क्वेश्चन, फिर करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी और क्वेश्चन हम करेंगे, तो किसी को डाउट है तो आपके पास बच्चों एक और मौका है सीखने का। उसके बाद भी कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं 144 z की घात 2 माइनस का निशान 4। चलो, ये है a स्क्वायर, ये है माइनस का b स्क्वायर। इसको आपने लिख के बताना है a प्लस बी, a माइनस बी। बताइए। मैम 12z प्लस 2 12z माइनस 2। ठीक है, आप कह रहे हैं 12z प्लस 2 और 12
z माइनस 2। बाकी बच्चों का भी यही आंसर आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, और कोई? हाँ, तो ये इसका आंसर है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तभी तो 144 आएगा। ठीक है, 12 का वर्ग किया तो 144 आता है। तो जिसका जो चीज यहाँ पे लिखी गई होती है वो किसके वर्ग से बनी है वो हम यहाँ लिखते हैं। 144 किससे बना? 12 के स्क्वायर से। और जेड स्क्वायर किससे बना? जेड के स्क्वायर से। और 4 किससे बना? 2 से मैम। 2 से, 2 का वर्ग किया तो 4 बनता है। तो ए की वैल्यू 12z, बी की वैल्यू 2। इनको हमने एक बार जमा करा दी, दूसरी बार माइनस करवा दी और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया। ठीक है, तो अभी बताए बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे। नो। नो ठीक है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। चल, क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको दिया गया है 49 a की घात 2 माइनस 64 b की घात 2। आपने इसको लिखना है किसमें? a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। तो ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। यहां से a और b की वैल्यू निकालो। पहले ब्रैकेट में उनकी जमा करवानी है, दूसरे ब्रैकेट में उनको माइनस कराना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर देना है पोल में, जो कि बस थोड़ी ही देर में आपको नजर आने वाला है। बी और सी तो ऑप्शन तो सेम ही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बी और सी नहीं, सेम ऑप्शन नहीं है। देखो, एक में बी और सी सेम नहीं है। एक में 7a 7 भी है, इसमें 7a 8 भी है, तो सेम नहीं है, थोड़े से अलग है। ओके मैम। हाँ, इसको जूम कर लेना। अगर देखो आपको ऑप्शन में थोड़े दूर दिख रहे होंगे ना, तो ऐसे आप जूम कर लेना स्क्रीन को। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अभी बच्चों पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाएं अपना आंसर वहां पर दे जिन्होंने आंसर सॉल्व कर लिया है, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व कीजिए। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके। ए की जगह पे वो आएगा जिसका वर्ग करने से 49 आता है और जिसका वर्ग करने से ए स्क्वायर बनता है। ठीक है, और बी की जगह पे वो आएगा जिसका वर्ग करने से 64 64 आता है और जिसका वर्ग करने से बी स्क्वायर बनता है। वो दोनों आपको अगर एक बार मिल गए तो पहले में उनको जमा कराओ, दूसरे में उनकी माइनस कराओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दे दिया मैम। ओके बेटा, ओके। जिन्होंने दे दिया है वेरी गुड। जो बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। मैम हाँ, आपने फोन में 3 क्वेश्चन पूछे है ना जी? हाँ, पोल में अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है ये। क्लास में भी 18 बच्चे हैं, 18 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आराम से बच्चों सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ए की जगह पे क्या आएगा उसको ढूंढो, बी की जगह पे क्या आएगा उसको ढूंढो, एक बार उनकी जमा कराओ, दूसरे में उनकी माइनस कराओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। तो इस बार देखिए तो सभी बच्चों ने 18 के 18 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना वो आपको बच्चों पोल में नजर आ रहा होगा, है ना। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। बताइए ए की जगह पर क्या आना चाहिए? 7 मैम, 7 तो ए जी। 7 ए, ठीक है। और बी की जगह पर 8 बी। 8 बी, क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर आएगा, 8 का वर्ग करेंगे बन जाएगा 64, बी का वर्ग करेंगे बन जाएगा बी स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारे पास ए बी की जगह पर आ गया। अब ए बी के साथ क्या करना है, पहले ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ो और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों की आपस में माइनस करवा दो, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, जो कि कहां पर है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं बाकी क्यों गलत हुए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 49 का 49 ही रहने दिया, बल्कि 49 किसके वर्ग से बना है, 7 के वर्ग से, तो 7 यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ये गलती है। बात करो ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने 7 ए में 7 बी को जोड़ दिया, जबकि 7 बी जैसे तो कोई चीज थी ही नहीं, 7 बी तो हमारे पास आया ही नहीं था, है ना। और 8 ए में 8 बी जोड़ दिया, 8 ए तो कोई चीज थी नहीं, 8 ए जैसा कुछ तो आया ही नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 8 के साथ देखो बी है, जो हमारे आंसर में क्या था, 8 के साथ बी था, इन्होंने 8 के साथ ए लिख दिया, 7 के साथ बी लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि जिसके साथ जो चर है वो उसी के साथ रहना चाहिए था, इस वजह से इसमें छोटी छोटी सी गलतियां थी, छोटे छोटे से इन्होंने बदल दी थी चीजें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा तीसरी सर्व समीकरण के पर आधारित सवाल, जो हमने कर लिए हैं सभी के सभी खत्म। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, वो भी हो चुका है अब खत्म। तो अब हम करेंगे अपना नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है रेखा और कोण, ठीक है। और ये इसका नाम 6 क्यों है, वैसे तो हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखा जाए तो पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, फिर तो यहाँ पे तीसरा होना चाहिए था, लेकिन इसका नाम 6 इसलिए है क्योंकि आपकी बुक का जो 6th चैप्टर है रेखा और कोण, उसमें ये आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जब आपके सेट एग्जाम भी थे, तो भी रेखा और कोण वाले चैप्टर में हमें बहुत दिक्कत होती है कोणों को ढूंढने में, है ना, कोणों के नाम पढ़ने में। और जब हमने सर्वांग समता पढ़ा था तब भी हमें काम आते हैं रेखा और कोण, तो बहुत से चैप्टर में आपको ये काम आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए करते हैं इसको शुरू, रेखा और कोण को। रेखा और कोण का पहला जो टॉपिक है बहुत ही साधारण है, आप कहेंगे हमें ये तो आता है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल शुरू से शुरू हम करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है भुजाएं एवं कोण। देखो आपने बहुत बार सुना है किसके बारे में, भुजा के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भुजा क्या होती है, तो क्या आप बता पाएंगे? यस मैम। हाँ बताएं बेटा, जो भी आपके मन में आ रहा हो आप बता सकते हैं कि भुजा से आप क्या समझते हैं। मैम जिनसे मिलकर कोई बहुभुज बनता है। हाँ ठीक है, जिससे मिलकर कोई बहुभुज बनता है उसे हम कहते हैं भुजा, है ना। जैसे मतलब कोई आकृति बन रही हो उसे हम कहते हैं भुजा। जैसे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 तीन। मैम। और आयत में? 4 पंचभुज में? 5 5 मैम। ठीक है, तो बस वही होती है भुजा। लेकिन अगर हम भुजा को परिभाषित करना चाहें तो कैसे उसको परिभाषित करेंगे, वो हम आज यहाँ पे सीख रहे हैं कि असल में भुजा क्या है। क्या आप भुजा को कहोगे, तो भुजा क्या है, किसी भी आकृति में भुजा वह रेखा खंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर से जो है वो दो शब्द निकल के आए, पहला शब्द निकल के आया रेखाखंड। कि भुजा क्या है, भुजा कुछ नहीं है, भुजा बस एक रेखाखंड है। लेकिन ये साधारण रेखाखंड नहीं है, ये एक ऐसा रेखाखंड है जो किसी आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। तो हम पहले सीखेंगे कि रेखाखंड क्या हुआ और शीर्ष क्या होते हैं, ठीक है। देखो
तो यहाँ पर जो है ये रेखाखंड, रेखाखंड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें आता है रेखा, दूसरा शब्द इसमें आता है खंड। तो जब आप किसी बड़ी सी रेखा का छोटा सा टुकड़ा काटते हो उसी को हम नाम देते हैं रेखाखंड का, जिसे आप कहोगे रेखा का टुकड़ा। क्योंकि रेखा खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, रेखा का मतलब रेखा ही है, तो रेखा का छोटा सा टुकड़ा कहा जाता है रेखाखंड। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया। मान लीजिए आपकी एक लाइन है, मैंने यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच दी और मैंने कहा कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एक टुकड़ा चाहिए, तो मैं इसे यहां से लेकर के यहां तक जो चीज है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो ए बी क्या है? क्या ए बी एक रेखा है? रेखाखंड मैम। रेखाखंड है। यस मैम। ए भी बन जाएगा रेखाखंड, क्योंकि मैंने क्या किया, तो मैंने इस लंबी सी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। जब किसी रेखा का आपने टुकड़ा उठा लिया तो उसको आप रेखा का नाम नहीं देंगे, उसको आप बोलेंगे कि ये एक रेखाखंड है। तो हमारी जो भुजा होती है वो भी एक रेखाखंड ही होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक रेखाखंड ये है ऐसे को, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चारों रेखाखंड थे। अभी ये भुजा नहीं बने हैं, अभी ये क्या है? साधारण से रेखाखंड है। फिर बात करते हैं शीर्ष की। तो बच्चों जो हमारा रेखाखंड होता है उसके शीर्ष होते हैं। ठीक है, शीर्ष मतलब टुकड़े, उस जैसे हमने टुकड़ा किया ना, देखो मैंने क्या किया, एक छोटी सी लाइन था उसको मैंने टुकड़ा कर दिया, तो इसके मुझे जो है वो यहाँ पर दो शीर्ष दिखेंगे। एक शीर्ष ये, मतलब यहाँ से ये शुरू हो रहा है, दूसरा शीर्ष यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। तो हर एक रेखाखंड के पास कितने शीर्ष होते हैं बताए जरा? 2 मैम। दो। 2 मैम। तो अभी ये रेखाखंड थे, जब हमने क्या किया, इन दो शीर्षों को एक साथ मिला करके ऐसे एक में बदल दिया। ठीक है, इन दो को मिलाया तो ये बन गया, इसको और इसको मिलाया तो ये बन गया, इसको और इसको मिलाया तो ये बन गया, इसको और इसको मिलाया तो ये बन गया। तो हमने क्या किया, हमने जब दो शीर्षों को हम जोड़ते चले गए तो हमारे पास एक आकृति बन गई। देखो, जब तक हमने इनको जोड़ा नहीं था, जब तक आपस में ये जुड़े नहीं थे, क्या तब तक कोई आकृति बन रही थी? नो मैम। नो नहीं। मैम। लेकिन जैसे हमने इनके शीर्षों को, जैसे हमने इसके शीर्षों को जोड़ दिया, हमारे पास एक आकृति बन गई। जब कोई रेखाखंड शीर्षों को जोड़ देता है तो उसे हम नाम दे देते हैं किसका? तो उसे हम नाम दे देते हैं भुजा का। बात करें तो यहाँ पर ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। लेकिन जब तक ये मिले नहीं थे तब तक ये साधारण सा क्या था? साधारण सा रेखाखंड। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपको पूछे कि भुजा की परिभाषा बताओ, तो अब आप बिल्कुल अच्छे से बता पाएंगे कि भुजा क्या है। भुजा एक रेखाखंड है जो किसी आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। सिंपल। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर सकते हो। अगर आप इसकी परिभाषा को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस साल से हम, देखो नया साल शुरू हो रहा है, नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, तो क्यों ना हम एक चीज शुरू करें कि हम इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाएं। क्योंकि देखो ये चैप्टर मैं आपको बताऊं बहुत ही जरूरी है, 9th में भी और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला था भुजा के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको फटाफट से लिख लीजिए या इसकी नोट्स बना लीजिए। ये काम हमने लिख लिया मैम। ठीक है, इस काम को हम पूरी साल करेंगे। आप चाहें तो अपने नोट्स ग्रुप में भी भेज सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर सच में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको लग रहा है कि भुजा हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये लिख लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो आप बता सकते हैं। 1 मिनट रुकना। ठीक है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तब तक वो साधारण रेखाखंड होगा। जैसे ही वो जुड़ गए, शीर्षों को जोड़ दिया, आकृति बन गई, तो हम उसको नाम दे देंगे कि अब ये भुजा बन चुकी है। तो अगर आपका हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। भुजा के बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये इसकी चार भुजाएं हैं यहाँ पर।
फिर हम बात करते हैं कोण की, कि कोण क्या होता है और कैसे बनता है। तो ये कह रहे हैं कि जब दो रेखाओं को, ठीक है, उसमें भी देखो इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में एक रेखाखंड और दूसरा किरण। अच्छा, नोट्स तो हम बना रहे हैं, पर ऐसा ना करें कि नोट्स बनाने के चक्कर में आप मेरी बात ना सुने, पहले आराम से सुन लो, समझ लो, फिर लिखना, ठीक है। अगर कोई लिख रहे हैं अभी तो आराम से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखना है, क्योंकि लिखते लिखते ना फिर हम समझ नहीं पाते। मैं आपको टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, अभी बस आप समझे सभी बच्चे कि कोण क्या है। जब हम दो रेखा, ना रिकॉर्डिंग भेजोगे ना आप जब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तब भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो दो रेखाएं हैं, उसमें से भी इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिखा है या तो रेखाखंड या तो किरण। या तो रेखाखंड के मिलने से या तो दो किरणों के मिलने से ही कोण बनता है। अब ये रेखाखंड और किरण क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में आगे हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस इतना सीखें कि दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। जब तक ये रेखाखंड दूर दूर थे, क्या तब तक यहाँ पे कोई कोण बन सकता था? नो मैम। नो मैम। नहीं, जब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक कोण नहीं बनेगा। तो वही इन्होंने कहा कि जब दो रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं तब एक कोण जो है वो बनता है, ठीक है। तो हमने अब ये सीख लिया कि कोण कैसे बनता है। तो दो भुजाओं के जहां पर भी किसी भी बिंदु पे दो भुजाएं मिल गई, उस बिंदु पे कोण बनेगा ही बनेगा। पढ़ते हैं आगे। तो ये देखो कितनी भुजाएं थी यहाँ पर, बताएं तक कितनी भुजाएं हैं? 4 मैम। 4 भुजाएं हैं, और कोण भी कितने हैं? 4 मैम। हाँ, तो यहां से हमने सीखा कि, मैम एक बार लिख रही अच्छा है। एक मिनट, हाँ अभी लिख लें। दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है, और हमने वहां पे देखा था 4 भुजाएं थी, 4 कोण थे। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला, जितनी भुजाएं उतने कोण, ठीक है। हाँ, जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया मैम। सही, ठीक है, हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। तो भुजाएं यहाँ पे 4 थी, तो यहाँ पर हमने देखा जितनी भुजाएं उतने ही कोण भी होंगे। 4 भुजाएं थी, 4 ही कोण निकले, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अब है कोणों का निरूपण, मतलब कि कैसे हम किसी कोण को दर्शाएंगे, उसको निरूपित करेंगे। तो कुछ तरीके होते हैं इसका निरूपण करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रही है 3 चीजें। पहला एक तो है ए, दूसरा है ओ, तीसरा है बी। अगर मैं पूछूं कि किस बिंदु पर कोण बन रहा है? ओ पे मैम। ओ पर, ठीक है, बिंदु ओ पर कोण बन रहा है। तो जिस बिंदु पे बच्चों कोण बनता है, कोशिश करनी होती है कि वो हमेशा बीच में आए, ठीक है। देखो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे इसको। हम पढ़ेंगे ए ओ बी। कैसे इसको पढ़ेंगे हम? ए ओ बी। और कोण का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वो होता है ऐसा। ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आप इसको कोण नहीं समझोगे, तब आप बोलोगे ए ओ बी कुछ अजीब सी चीज है, पता नहीं क्या है। लेकिन अगर आपने ये चीज लगा दी तो हम समझ जाएंगे कि आप कोण की बात कर रहे हो। एक नाम इसका हो गया ए ओ बी, दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? इसी को उल्टा कर दो, बी ओ ए मैम। बी ओ ए। बस ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान बस इतना रखो कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो हमेशा ही बीच में आए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से, तो इसका अगर मैं पूछूं कि कोण ए ओ बी का शीर्ष कहाँ है? शीर्ष किस बिंदु पर है इसका शीर्ष? देखो शीर्ष वो होता है जहां पर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शीर्ष वो होता है जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती है। यहां से ये रेखा आई ऐसे को, यहां से दूसरी रेखा आई ऐसे को, कहां पर मिली? बिंदु ओ पर मिली। तो हम कहेंगे बिंदु ओ है जो शीर्ष है, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम शीर्ष को। और अगर आप लिखेंगे, एक और तरीका है इसको निरूपित करने का, तो सिंपल लिख लो एंगल, एंगल का निशान, और लिख दो ओ। इससे ये भी इसका भी मतलब होता है कि हम कोण ओ की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा अपनी किताबों में, तो आपको कभी भी ऐसा साधारण नाम दिया ही नहीं होता, हमेशा बड़े बड़े नाम, ए ओ बी, बी ओ ए, है ना, ऐसे ऐसे नाम आपको दिए गए होते हैं। तो इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कोण की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सीखा कि कैसे कोणों को निरूपित किया जाता है, कैसे उनका नाम लिया जाता है। तो अभी थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने त्रिभुज बनाया, और इस त्रिभुज के बीच से एक लाइन आ रही है। यहां पर एक कोण बन रहा है लाल रंग का, मैं इसको लाल रंग कर देती हूँ।
और यहाँ पर दूसरा कोण बन रहा है हरे रंग का। ठीक है, और यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर दूसरा कोण है। इस बिंदु का नाम है x, इस बिंदु का नाम है y, इस बिंदु का नाम है z, और ये जो बीच में बिंदु, ये लाइन जो आ रही है, यहाँ पे भी एक बिंदु है, उसका नाम है a। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कोण है जिसका नाम है कोण y x a, तो बताइए किस कोण की बात हो रही है? लाल रंग एक्स के के मैम, रेड वाले मैम, लाल रंग के एक्स। हाँ देखो, x पे दो कोण है ना, x पे तो दो कोण है, तो वही आपने की पता है लगाना जी। है किसकी, तो इसकी। देखो y x a मैंने देखा तो मुझे पता लग गया कि इस लाल रंग वाले कोण की यहाँ पे बात हो रही है, तो बस इसलिए हमें पता करना चाहिए, इसलिए हमें एंगल के नाम पढ़ने आने चाहिए। तो अगर y x a आपने कहा कि रेड वाला कोण है, तो मुझे बताओ हरे वाले कोण का नाम क्या होगा? जेड एक्स ए एक्स जेड। ठीक है, दोनों ही नाम बिल्कुल सही आपने बोले कि इसका नाम होगा एक तो एंगल Z एक्स ए, क्योंकि एक्स पे कोण बन रहा है, वो आना चाहिए बीच में। किस किस की मदद से बन रहा है? तो एक तो इस जेड एक्स वाली रेखा से, इस एक्स ए वाली रेखा से, तो हम पढ़ेंगे इसको जेड एक्स ए, और दूसरा इसका नाम हो सकता है ए एक्स जेड। सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो एक ही बात है। तो चलिए, आपको काफी अच्छे से आ चुका है इसका नाम पढ़ना, तो इसका नाम मैम एक बताइए। बार बता दे। हाँ, एक बार इसको और समझेंगे हम। इसका नाम बताएं पहले, ये वाला जो कोण है जो वाई पे बन रहा है, वाई एक्स ए वाई एक्स ए मैम, वाई ए एक्स एक्स वाई नहीं, ए एक्स वाई भी नहीं, कि देखो किस किस की मदद से बन रहा है ये एक्स। मैम वाई एक्स, अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ किस किस से। देखो, एक इस रेखा से, ओ सॉरी, एक इस रेखा से, मैम वाई एक एक्स ए इस रेखा से। वाई एक्स ए मैम, ए तो बेटा बीच में है, एक्स वाई ए का जेड लेना देना नहीं है। एक्स वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। देखो इस कोण का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा एक्स वाई जेड, क्योंकि इस ए का लेना देना सिर्फ किसके साथ था? इन दोनों के साथ, सिर्फ इन दोनों के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं था। तो इस कोण का अगर मैं पीले कोण की बात करूं, जो मेरा येलो वाला कोण है, उसका नाम होगा एंगल एक्स वाई जेड, या फिर क्या हो सकता जेड है? वाई हाँ, एक्स जेड वाई जेड वाई है। ठीक है, तो ये है। और अभी अगर हम आखिरी कोण की बात करेंगे, फिर से इसको समझेंगे। अगर मैं इसका पूछूं, इसका नाम क्या है? एक्स वाई एक्स एक्स वाई जेड जेड या जेड एक्स वाई। नहीं, जिस पे कोण बनता है ना, वो बीच में आना चाहिए। ए जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स। हाँ, वाई जेड एक्स। जेड ठीक है, वाई जेड एक्स। और किसी की आवाज कट कट के आ रही है बेटा, एक बार देखें जरा, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, थोड़ी सी कट कट की आवाज आ पा रही है। काले वाले कोण का नाम होगा वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई। ठीक है, या तो वाई जेड एक्स एक्स जेड वाई। पीले वाले कोण का नाम होगा एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स। फिर हमने बात की थी दो कोणों की, एक तो की थी हमने हरे वाले की और लाल वाले की, तो फिर से इसको कर लेते हैं। देखो, जो हमारा हरे वाला कोण है, जो ग्रीन वाला कोण है, वो किस किस की मदद से बना है, पहले तो वो देखना है, और किस बिंदु पे बना है वो देखना है। तो अगर मैं इसको देखूं, तो ये सिर्फ यहां से शुरू होकर के यहां पर ही खत्म हो रहा है। इसका मतलब है, एक ये इस रेखा से बना, जो ये रेखा यहां पर देखो, एक तो ये इस रेखा से बना, तो पेन ही नहीं चल रहा, इससे, और दूसरा इससे, क्योंकि देखो यहीं पे हमें ये दो ही चीजें दिख रही है ना, तभी तो ये हरा वाला कोण बन रहा है। तो यहां से हमें पता लगा कि इसका नाम क्या होगा? ए एक्स जेड, ए एक्स जेड या फिर जेड एक्स जेड एक्स ए। फिर हमने देखा, अगर हम बात करें लाल वाले कोण की, तो लाल वाला कोण भी तो इसी से बना है, एक तो इस लाइन से और दूसरा इस लाइन से, इससे और इससे, नीली वाली लाइनों से। तो इसका नाम क्या होगा? एक्स वाई, वाई एक्स ए मैम, वाई एक्स ए है जी। ए एक्स वाई।
और चाहे AXY। एक्स। तो बस यही था इसमें कोणों के नाम, ठीक है। तो अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हैं, क्योंकि कोण के नाम बहुत जरूरी है। आपके 9 चैप्टर में भी आता है, ये चतुर्भुज के चैप्टर में भी आता है, समांतर चतुर्भुज के चैप्टर उसमें भी आता है। ब्लैक वाले का नाम, अच्छा ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला हमारे पास यहाँ पर है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि किन किन लाइनों से ये बन रहा है। तो पहली चीज मैंने देखी तो ये एक तो इससे बना, इससे, इस हरी वाली लाइन से, और इससे, इस वाली लाइन से, ठीक है। तो इन दो रेखाओं से ये बना। तो किस पर बन रहा है? Z पर बन रहा है। और किस किस की मदद से? X Z Y, ठीक है। X Z Y बोल दो, या Y Z में X। हाँ जी बेटा। ए नहीं आएगा मैम इसमें? नहीं, ए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर हम क्या करें, अगर मैं इस ए लाइन को यहां से हटा दूं तो क्या वाई और जेड पे कोई फर्क पड़ा? क्या वाई और जेड कोण बनना बंद हो गए? नो मैम। नहीं। तो इसका मतलब इस ए का इसमें कोई योगदान ही नहीं है। जब ए को गायब करने से वाई और जेड पे कोई असर नहीं पड़ता तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ए का फर्क पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ इन दो कोणों के लिए, तो इन दो में ही उसका नाम आएगा, बाकी किसी में भी उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। तो अभी के लिए इसको मिटा देते नो हैं, मैम। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको मिटा दिया और देखते हैं आगे। अभी पूरे हमारे पास 4 मिनट हैं और क्या क्या बता रहे हैं कोण के बारे में। पूछोगे? मैं पूछ लो। हाँ बेटा 1 मिनट देखते हैं अभी, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष की। शीर्ष क्या है? तो किसी कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन। जैसे ये वाली जो रेखा आई, देखो यहां से जो एक रेखा आ रही है और यहां से जो दूसरी रेखा या रेखाखंड आ रहा है, तो इनके बीच में कॉमन बिंदु कौन सा है? पहले मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। जो रेखाएं मैंने कलर की करके बनाई हैं उनके बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है? डी मैम। डी, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर के ये मिल रही हैं तो हम कहेंगे डी जो है वो कॉमन पॉइंट है। इसी को कहा जाएगा इन दोनों रेखाओं का शीर्ष। और यहां पर जो कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? फटाफट उसका नाम बताइए। एडीसी मैम। एडीसी। और सीडीए मैम। तो इस कोण का शीर्ष भी यही बिंदु होगा, ठीक है। भुजाओं का शीर्ष भी डी है और यहाँ इन भुजाओं से मिलकर के जो कोण बन रहा है उस कोण का शीर्ष भी डी है। तो बस यही होता है शीर्ष, ज्यादा ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं मैम है। लिख रहे हैं एक बार। हाँ जी बेटा। लिख रहे लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तब तक के लिए चलो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको बोलूं ये वाली रेखा और जो ऊपर से आ रही है नीचे को, ये ए बी और सी बी, इनका शीर्ष बी मैम। बी, ठीक है। और यहाँ पर कोण जो बन रहा है उसका नाम ए बी सी मैम। ठीक और है सी बी ए मैम। ठीक है। ए बी सी, सी बी ए, क्या मैंने ठीक सी लिखा? बी ए मैम। क्या मैंने यस ठीक लिखा है मैम। इन्हें? क्या इसमें कोई कमी तो नहीं दिख रही आपको? नो मैम। किसी को भी नहीं? मैम एंगल की। हाँ, मैंने इसमें क्या है, ये एंगल, ये जो कोण का जो सिंबल है ये नहीं लगाया, तो ये सबसे जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे ये जब तक आप ये नहीं लगाओगे तब तक हम इनको कोण नहीं कह सकते, इसलिए ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि क्या चीज है ये जो यहाँ पर कही गई है। अच्छा लिख लिया अभी या अभी भी लिख रहे हैं? लिख लिया जी। लिख लिया। ठीक है ठीक है। और बेटा पोल में तो अभी शायद नहीं हो पाएगा, पर चलो यही हमारे पास यही है कि शीर्ष हमें पता लग गया जहां पे दो रेखाएं मिलेंगी, कोण हमें पता लग गया जो दो रेखाओं के मिलने से बनता है, और भुजा हमें पता लग गई वो रेखाखंड जो किसी आकृति के शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है। तो अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ कोणों के बारे में और उसके बाद हम पक्का पोल में क्वेश्चन करेंगे। अभी तो देखो बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को रहती हैं, उसके बाद हम पोल में इसके क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, चाहे वो सरसमिका के बारे में हो चाहे कोण के बारे में हो, ठीक है। लेकिन कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।